हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्री आईक्यू चैनल। इस चैनल पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिस पे बीएससी एग्रीकल्चर में अभी जो आने वाले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उनके जो भी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं उनको अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कि इस ईयर का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन पेपर को कवर करते जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और इसके साथ हम लोग उनमें जो भी बेसिक टर्म्स आएंगे सिलेबस से रिलेटेड उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपके सिलेबस भी एक रिवाइज्ड फॉर्म में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो सबसे पहले आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का पेपर है APB 5121 जिसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो पेपर है ये 2020 to 21 में आया हुआ पेपर है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है पार्ट ए का, जो कि है चूज़ द करेक्ट आंसर। इस पे अपने को सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर को सही फॉर्म में करने के लिए हम लोग उस क्वेश्चन को डिटेल पे पढ़ेंगे, उसका हिंदी कन्वर्जन करेंगे, प्लस उनके साथ जो भी टर्म्स हैं उनके बेसिस पॉइंट पे जाएंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। मतलब इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से ऐसा क्या है जो कि वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वाटर में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, तो हाँ हमारा वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड कलरलेस, ट्रांसपेरेंट मतलब कलरलेस है ही। प्लस फिर हमारे पास आता है स्मेल और आता है फिर टेस्टलेस। तो वाटर टेस्टलेस तो होता नहीं है, हम लोग को ये चीज़ पता है। और जैसे हम लोग रियल लाइफ में जब देखते हैं कहीं का वाटर हमें पसंद आता है कहीं का नहीं पसंद आता है, तो वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, मतलब वाटर टेस्टलेस नहीं है। उसके बाद इसमें आया है स्मेल, तो हाँ जो स्मेल है वो कि वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है, हमको वाटर से किसी भी तरीके का डिफरेंट स्मेल नहीं आता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज लिपिड। इस पे एक टर्म है लिपिड। लिपिड क्या होता है? तो लिपिड जो है फैटी एसिड, हम लोग सब इस चीज़ से इस चीज़ से हम लोग आइडेंटिफाइड हैं कि फैटी एसिड ही लिपिड होता है। ठीक, तो लिपिड किस चीज़ में स्टोरेज करता है ये चीज़ बोल रहा है ना। तो ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट हम लोग को सबको पता है अकॉर्डिंग टू डाइट कॉन्शियस आज की जो जनरेशन है कि ऑयल में फैट प्रेजेंट है, मतलब ऑयल और फैट में फैटी एसिड प्रेजेंट है जो कि हमारे मेन फैट होने का रीज़न है। सेकंड है फिर कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी हमको पता है कि इसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। फिर कैरोटीन, इसमें भी लिपिड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन है इनमें लिपिड प्रेजेंट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इन कैलस कल्चर रूट्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सप्लाई ऑफ। सबसे पहले कैलस कल्चर क्या होता है? तो जब भी हम लोग किसी भी प्लांट के सेल को लेके उसमें डिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ कराते हैं ताकि उससे एक नया आइडेंटिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक नया इंडिविजुअल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो कैलस कल्चर होता है। तो प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं, हमको पता है। इसमें दिया है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दिया हुआ है। तो जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन से क्या होता है, तो जो एपिकल डोमिनेंस में सेल डिवीजन है उसको इंड्यूस करता है ये। साइटोकाइनिन से क्या होता है कि सेल के नंबर्स में इंक्रीज, सेल के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, सेल डिवीजन होता है ना। तो कैलस कल्चर में ये जब दो चीज़ प्रेजेंट रहेंगे तभी हम लोग एक नया आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑक्सिन एंड नो साइटोकाइनिन। प्लस ये भी हो सकता है कि हाई ऑक्सिन हो और लो साइटोकाइनिन हो, पर जब हम लोग हाई ऑक्सिन की बात करते हैं तो वो सिर्फ एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करेगा, इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है ऑक्सिन एंड नो साइटोकाइनिन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्क ऑफ जीएम क्रॉप्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं। जीएम सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका मतलब उसके जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए जब अल्ट्रेशन करा देते हैं, मतलब उसमें हम लोग इंड्यूस करते हैं कि वो चेंज हो उसका जेनेटिक सीक्वेंस जो हो, तो वो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होता है। तो इससे क्या रिस्क अपने को हो सकता है? सुपर राइस। सुपर राइस क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो विटामिन है, इनकी अमाउंट ज़्यादा हो, तो ये हमारे लिए रिस्क तो है नहीं। उसके बाद नॉन एलर्जी, तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को अपना के हम लोग किसी चीज़ को नॉन एलर्जी बना रहे हैं तो ये हमारे लिए हेल्थ बेनिफिशियल ही है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए रिस्क नहीं है। फिर कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही है।
मतलब ये भी रिस्क नहीं है। उसके बाद आया सुपर वीड। तो सुपर वीड क्या होता है, ऐसा वीड जिसके लिए कंट्रोल मेजर्स हम लोग आसानी से नहीं अपना सकते, या हम लोग जितने भी कंट्रोल मेजर्स अपनाएं ये कहीं ना कहीं दोबारा से फील्ड में आ ही जाता है। तो ये हमारे लिए रिस्क है कि जब हम लोग किसी वीड में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो जा रहा है और वो उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, तो ये हमारे लिए रिस्क है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सुपर वीड। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ डीएनएज जनरेटेड बाय यूजिंग रैंडम प्राइमर इन पीसीआर रिएक्शन इज कॉल्ड। सबसे पहले पीसीआर क्या होता है? इस पीसीआर टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए ये लिखा हुआ है नीचे कि जो पीसीआर है इसका मतलब क्या होता है, रैंडम पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब हम लोग इस फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, द सेट ऑफ डीएनएज जनरेटेड यूजिंग रैंडम प्राइमर इन पीसीआर रिएक्शन, ये कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है, रैंडम। अब हम लोग इसके ऑप्शंस, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब हम लोग रैंडम प्राइमर के थ्रू डीएनए जनरेट कर रहे हैं तो वो उस रिएक्शन को मतलब किस चीज़ में वो टेक प्लेस करता है ना। तो रैंडम चीज़ का यूज़ हो रहा है। हम लोग को सबसे पहले इन सब का फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है RAPD, जिसका फुल फॉर्म है रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो ये रैंडम प्राइमर का यूज़ करके हम लोग किस चीज़ को क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है रैंडमली एंड एम्पलीफाइड पॉलीमरिक डीएनए रहेगा वो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो फुल फॉर्म जिसका है रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इस पे हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक साइट है उस पर डीएनए का वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है डीएनए में मॉडिफिकेशन मतलब एम्पलीफिकेशन होगा और डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना हुआ रहता है, कार्बोहाइड्रेट में रहता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाएगा इसके ब्लैंक्स में। उसके बाद आया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, फैटी एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल। तो जब फैटी एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो उसमें फैटी एसिड एस्टर बनता है। थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो जब भी हम लोग किसी भी इंजीनियरिंग मेथड मतलब आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग किसी के जेनेटिक सीक्वेंस में, किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इसमें सबसे जो कॉमन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन उस चीज़ को पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे कॉमन जो यूज़ करते हैं वो है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर यूज्ड एज। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के फॉर्म में हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन है जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं उनको हम लोग इसके फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम 2,4-D एक्ट एज अ। 2,4-D सबको पता है कि ये क्या है, हम लोग वीड के लिए यूज़ करते हैं, अगेंस्ट वीड यूज़ करते हैं। इसका मतलब वीड किलर है ये, या फिर हम लोग उसको वीडीसाइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पीएच क्या होता है। तो पीएच मतलब पीएच का डेफिनेशन जब हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट के लिए, जो कि है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रक्टोज क्या है। ऑप्शन है हमारे पास मोनोसेकेराइड, हाइड्रोफोबिक, CONH का बॉन्ड और पेप्सिन। तो फ्रक्टोज ऑब्वियस सी बात है मोनोसेकेराइड है, इसमें क्या होता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ऑयल, हमारे पास ऑप्शंस बचे हाइड्रोफोबिक, CONH बॉन्ड और पेप्सिन। तो ऑयल क्या होता है, हम लोग हाइड्रोफोबिक ऑप्शन के लिए देखते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब जिसको वाटर से जो हीटर है वाटर का, तो जब हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि ऑयल को, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स जब हम वाटर पे पड़ते हैं तो वो उसमें कभी भी मिक्स नहीं होता है, इसका मतलब कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है।
पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, सबको पता है। तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बॉन्ड दे दिया है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके हमारे पास जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का करेक्ट ऑप्शन CONH बॉन्ड है। फिर फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में हम लोग पेप्सिन का यूज़ करते हैं। इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है, यूज्ड इन रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम डिकार्डेड फोटोग्राफिक फिल्म्स बाय डाइजेस्टिंग जिलेटिन लेयर दैट होल्ड सिल्वर कंपाउंड्स। मतलब कि जो फोटोग्राफी में जो सिल्वर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको ये पेप्सिन होल्ड करके रखता है, जिसके कारण हमारा फोटो जो है वो क्लियर बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो ये ट्रू है कि जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन जो हैं एंजाइम हो। अगला, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज इज़ +52.7 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें इनमें कोई रीज़न है नहीं, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है। तो इसका जो अल्फ़ा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन है वो है 52.7 डिग्री सेल्सियस। सोप इज़ फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ एसिड इन फैटी एसिड। तो जब हम लोग सोप की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि सोप में बेसिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, बेस से बना हुआ रहता है वो। तो इसका मतलब एसिड तो इसमें कहीं आएगा नहीं। इसका मतलब कि जो एडिशन ऑफ एसिड दिया है, इसके कारण ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये फॉल्स होता है। उसके बाद है फोर्थ, हाइब्रिड सेल इन्वॉल्विंग प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड हेट्रोकैरियोन। ये जो स्टेटमेंट है हाइब्रिड सेल टू स्पीसीज, ये हम लोग इसमें 2 अलग अलग स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब ये चीज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें हम लोग एक मतलब अलग अलग स्पीसीज़ के उनके प्रोटोप्लास्ट का जब फ्यूज़न करते हैं तो उस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग हेट्रोकैरियोन नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है ऑटोमेटेड PCR मशीन यूज अ हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज। PCR मशीन मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे हम लोग देखे थे हमारे पार्ट उस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि PCR में हम लोग क्या करते हैं, DNA का एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है। DNA के एम्प्लीफिकेशन में ये क्या बोल रहा है, हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें हीट अगर ज़्यादा पड़ता है और वो हीट स्टेबल नहीं है तो हम लोग का एंजाइम वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा PCR कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग को हीट स्टेबल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इस तरीके से हमारा पार्ट A कंप्लीट होता है। अब हम लोग पार्ट B कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग पार्ट B स्टार्ट करते हैं। पार्ट B में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 1 नंबर के लिए होते हैं। इसमें अपन को 12 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसपे हम लोग को 10 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। अच्छा है, हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ pH। इस पर हम लोग को ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है, स्पेस भी हमको कम ही दिया होता है, 4 to 5 लाइन्स अपन को गिवन होते हैं। तो हम लोग को जो बेसिक पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करना है, कोई भी फिजूल के पॉइंट्स हम लोग उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज़ pH। तो pH इज़, हम लोग मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो pH होता है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र करता है। यहाँ पे भी हमने वही पॉइंट लिखा है, pH इज़ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक बेसिड अ वाटर इज़। मतलब सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इस चीज़ को हम लोग pH से मेज़र करते हैं। pH में 0 to 14 एक स्केल हमारे पास रहता है, जिसमें जो 7 है ये न्यूट्रल पॉइंट रहता है, और 7 से कम जिनका भी pH वैल्यू आता है ये एसिडिटी को शो करते हैं, और जिनका भी 7 से ज़्यादा होता है, मतलब 7 to 14 के बीच में अगर कोई हुआ तो वो बेस को शो करते हैं। pH इज़ रियली अ मेजर ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, सॉरी वाटर को यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना था मेरे को,
किसी भी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और कितना हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, इस चीज़ को हमारा पीएच स्केल मेज़र करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमने देखा था मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अपन को बताना है कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो एनी ग्रुप ऑफ organic compound consisting of carbon, hydrogen and oxygen, usually in the ratio 1:2:1. The general formula for carbohydrate is CnH2ON. जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये कौन से रेशियो में प्रेजेंट रहता है, तो 1:2:1। यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो क्या होते हैं। फिर अगला है हमारे पास कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। इससे भी अपन का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट। फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ड्रॉ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो वाटर में H के 2 मॉलिक्यूल्स और वाटर के ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। तो जो हाइड्रोजन्स हैं वो वाटर से बॉन्ड जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे जो इनके बीच में एंगल बनता है वो होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ही पूछा जाता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वाटर का वो कितना होता है। सो अपन को इसको ध्यान में रखना है कि ये होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? अ न्यूक्लिक एसिड इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड which stores genetic information in the biological system. It creates DNA and RNA which store the information needed by cells to create protein. This information is stored in multiple sets of 3 nucleotides known as codons. जो एक न्यूक्लिक एसिड है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के चेन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है उनका वेरियस यूनिट प्रेजेंट रहता है, और वो एक चेन के फॉर्म में जब प्रेजेंट होते हैं हम लोग उनको, मतलब वो एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है। न्यूक्लिक एसिड में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। उसमें डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है ये मल्टीपल सेट्स में स्टोर रहते हैं। उन मल्टीपल सेट्स मतलब किसके सेट्स में रहेंगे, तो हम लोग पहले भी देखे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के चेन्स हैं, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म पे उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग कोडोन्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ फैटी एसिड। फैटी एसिड भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ पे हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फैटी एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैट इन आवर बॉडी and in the food we eat. During digestion, the body breaks down fat into fatty acid, which can then be absorbed in the blood. Fatty acid molecules are usually joined together in the group of 3, forming a molecule called triglyceride. मतलब कि जो फैटी एसिड है ये फैट का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब फैटी एसिड साथ में एग्रीगेट करते हैं तो फैट का फॉर्मेशन करते हैं हमारी बॉडी में। जो भी मतलब डाइजेशन के टाइम पे जो भी हम लोग फूड खाते हैं, मतलब जो भी हम लोग फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो जब उनका डाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी जो फैट है उसको फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है। उसके बाद हमारा ब्लड उसको फैटी एसिड के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा, वो फैट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जो फैटी एसिड है हम लोग उसको पहले क्वेश्चन में भी देखे थे, ट्राइग्लिसराइड वाला। तो जो फैटी एसिड है वो सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि जब 3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हम लोग उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिज्म रेगुलेटिंग द रेट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इट सेल्फ बींग अल्टर्ड इन द प्रोसेस। मतलब कि एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जब वो किसी रिएक्शन में प्रेजेंट रहता है तो उस रिएक्शन को इनिशिएट करता है या उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है,
पर उस प्रोसेस में उस एंजाइम को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो अपने फॉर्म में उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होता है। तो एंजाइम को हम लोग एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। या फिर हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं, अ सब्सटेंस यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल विच हेल्प्स अ केमिकल चेंज टू हैपन मोर क्विकली विदाउट बीइंग चेंज्ड इटसेल्फ। इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगता है आप उसको प्रिफर कर सकते हैं। दोनों का मतलब यही है कि जो एंजाइम है या तो प्लांट या एनिमल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो किसी भी केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन को जल्दी होने में हेल्प करता है, पर उस रिएक्शन के टाइम पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंथेटिक मीडियम। तो जब एक मीडियम व्हेन अ मीडियम इज़ कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपोनेंट्स इट इज़ रिफर्ड टू एज सिंथेटिक मीडियम। मतलब जब भी एक मीडियम में केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है इसका मतलब वो ह्यूमन के थ्रू बना हुआ है, आर्टिफिशियल फॉर्म में बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी कंपोनेंट में केमिकली डिफाइंड सब्सटेंस प्रेजेंट है तब हम लोग उसको सिंथेटिक मीडियम बोलते हैं। तो सिंथेटिक मीडियम के एडवांटेजेस क्या हैं हम लोग ये भी देख लेते हैं। इट्स प्रोडक्ट आर क्रिएटेड क्विकली विथ मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। दे आर ऑफन मोर कन्वीनियंट बिकॉज इट्स एसेसिबल 24/7 and you can attach more interactive element. Synthetic media is broad in its output। इसका मतलब ये ह्यूमन के थ्रू बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो नेचुरल से रेज्ड हैं, इंक्रीज प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है कि इनमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हमको ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ अपन को सिंथेटिक मीडियम पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है। नेचुरल में हम लोग किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जब बात आती है सिंथेटिक की या फिर मैन मेड की, हम लोग उसमें अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस जो हमारे लिए बेनिफिशियल है हम लोग उस चीज़ को उसमें इंक्लूड करते हैं। 24/7 हम लोग इसको कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात नेचुरल की आती है तो हम लोग उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो इनमें हम लोग उन सब चीज़ से बच जाते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मतलब हमारे लिए जो बेनिफिशियल है वो सब एलिमेंट्स हम लोग इनमें ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है? द फ्यूजन product of protoplast without nucleus of different cell is called cybrid. Following this nuclear fusion happens, this process is called somatic hybridization. Cybrids are used to create novel cell lines with specific trait or characteristic that can be used in agriculture, biotechnology and medicine. तो जब हम लोग न्यूक्लियस नहीं लेते हैं और दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करते हैं, मतलब अलग अलग सेल से हम लोग प्रोटोप्लास्ट लेंगे और प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न जब हम लोग कराते हैं तब हम लोग उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब इस चीज़ को हम लोग जब परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का उसको हम लोग बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हाइब्रिड से हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसमें से हम लोग नोवेल सेल लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब न्यू सेल लाइन्स क्रिएट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक ट्रेट के साथ। अब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कैसे स्पेसिफिक ट्रेट रहेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, फिर से वही वाली बात है। उसके बाद इन स्पेसिफिक ट्रेट्स का हम लोग अपने एग्रीकल्चर के प्रोसेस में, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में या मेडिसिन के प्रोसेस में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि कैलस क्या है, व्हाट इज़ कैलस। तो कैलस इज़ अ मास ऑफ इरेगुलर अनडिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमेटस and totipotent cell. This cell have the ability to divide and differentiate to form an entire organism. It is formed in culture media due to active mitotic division of the cell of explant. इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोग को डील करना है। सबसे पहले अपने पास आ जाता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब जब भी हम लोग किसी एक प्लांट पार्ट को उस ओरिजिनल प्लांट से अलग करते हैं और वो कैपेबल है कि वो एक नए प्लांट में फिर से जनरेट हो सकता है, तो उस कैपेसिटी को हम लोग टोटीपोटेंट या फिर टोटीपोटेंसी बोलते हैं। उसके बाद ये कैलस टर्म मैंने आपको पार्ट ए में भी बताया था। यहाँ पे कैलस पूछा है कि क्या होता है, तो कैलस एक सेल मास हम लोग बोल सकते हैं जो कि इरेगुलर होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। और ये सेल क्या है, टोटीपोटेंट है, मतलब इसमें फिर से अपने आप को ग्रो करने की कैपेबिलिटी है।
वही चीज़ आगे लिखा है कि दिस सेल हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट, मतलब कैलस एक ऐसा सेल मास है जिसमें एबिलिटी है कि वो फिर से ग्रो कर सकता है कल्चर मीडियम में और एक नया प्लांट क्रिएट कर सकता है। इसमें एक टर्म हमारे पास ये भी है एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट का मतलब होता है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, प्लांट पार्ट, टिश्यू और सेल बिंग कल्चर्ड। मतलब किसी भी प्लांट से जब हम लोग उसे किसी पार्ट को ले रहे हैं, हम लोग उसको उसके ओरिजिनल प्लांट से अलग कर दे रहे हैं, तब हम लोग उसको एक्स प्लांट बोलते हैं। अगला है अपने पास एंथर कल्चर। एंथर कल्चर क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट यूजिंग एंथर्स इज कॉल्ड एंथर कल्चर। एंथर कल्चर को हम लोग एंड्रोजेनेसिस भी बोलते हैं। और एंथर कल्चर क्या होता है? तो जब भी हम लोग किसी प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्लांट क्रिएट करते हैं एंथर के थ्रू। एंथर के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे? उसको हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, आर्टिफिशियल मीडियम में। तो ये होता है एंथर कल्चर। उसके बाद है अपने पास क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये होता क्या है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ अ टेक्निक यूज टू प्रिजर्व इंटैक्ट लिविंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स एक्सेट्रा by freezing them at a temperature of minus 196 degrees Celsius in liquid nitrogen. At such a low temperature, any chemical or enzymatic activity that can damage the biological material is stopped, so the material is preserved for a long period of time. मतलब कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये प्रिजर्व करने का टेक्निक है जिसमें हम लोग सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को या फिर ऑर्गेनल्स को, उनको हम लोग माइनस 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे फ्रीज़ कर देते हैं। तो क्या होता है, इतने लो टेम्परेचर पे कोई भी केमिकल एक्टिविटी या कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिसके कारण बायोलॉजिकल मटेरियल वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और कोई भी बायोलॉजिकल ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। तो हमारा से कोई भी जो चीज़ हम लोग जो प्रिजर्व किए हैं वो डिटेरिएट होगा नहीं, उसका स्पॉइलेज होगा नहीं। इसीलिए क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगला है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी का, वो है वेक्टर। तो वेक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, अ वेक्टर एक्ट एज अ व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ टारगेट सेल फॉर रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन. Common vector consists of three components: an origin of replication, multi-cloning site और recombination site and selectable marker. तो वेक्टर क्या होता है? तो जब हम लोग नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं तो हम लोग वेक्टर किस चीज़ को बोलते हैं? कोई भी जो चीज़ कॉज कराता है या उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, जो मीडियम बनता है, हम लोग उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वेक्टर वही है, पर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब वेक्टर क्या है कि जब हम लोग ब्रीडिंग प्रोसेस में किसी भी चीज़ को अपन इंड्यूस करा रहे हैं, तो जिसके थ्रू इंड्यूस कराते हैं, जो मीडियम बनता है हमारे लिए, वो होता है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? एक व्हीकल के फॉर्म पे एक्ट करता है। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, उसको जो टारगेट सेल है अपन को जिसमें इंड्यूस करना है, वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जो एक कॉमन वेक्टर होता है उसमें तीन कंपोनेंट्स रहते हैं: ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा; सेकेंड है मल्टी क्लोनिंग साइट, मतलब कि वो अपने बहुत सारे और क्लोन्स बनाएगा; और एक रिकॉम्बिनेशन साइट। मल्टी क्लोनिंग साइट को ही अपन रिकॉम्बिनेशन साइट बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब उसको हम लोग एक मार्कर के फॉर्म में, एक आइडेंटिफाइड फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा पार्ट बी और पार्ट ए ख़त्म। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर इट शॉर्टली। एंड थर्ड लेक्चर के मतलब पार्ट सी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको इंक्लूड करूँगी। सो थैंक यू टू वॉचिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।